स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल से। कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल के अंदर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने सेल वॉल वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि सबसे पहली जो लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो कि साइटोप्लाज्म से सबसे नियरेस्ट होती है, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद सेल वॉल होती है और उसके बाद अगर कोई आउटर एनवलप है बैक्टीरिया का तो वो होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन आउटर एनवलप, इस तरीके से होता है। ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो टर्म है सेल मेम्ब्रेन, ये कॉइन की थी सी नेग्यूली और सी क्रैमर ने इन 1855। अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन जो है क्या क्या होता है वो, तो कंपोजिशन में प्रोटीन होती है 20 to 70%, यानी 20 से लेके 70% तक प्रोटीन हो सकती है। लिपिड 28 से लेके 80% तक हो सकता है। ऑलिगोसेकेराइड 1 से 5% तक और वाटर 20% तक। तो इस तरीके से ये हमारा कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7.5 nm तक थिक होती है, यानी 7.5 नैनोमीटर थिक होती है। और ये कंटिन्यूस बायलेयर होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, यानी फॉस्फोलिपिड की एक बायलेयर होती है इसमें, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस बायलेयर में एम्बेडेड होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरीके की दिखती है और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे तो पहले बहुत सारे मॉडल्स आए थे जिसमें कि बताया गया था कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पर उन मॉडल्स को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। और जो सबसे एक्सेप्टेड यानी मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है अब, वो है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972 में। इनकी मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि लिपिड और प्रोटीन अरेंज होते हैं मोज़ाइक मैनर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी हुई होती है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, ये ग्लोबुलर होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है हमारी, ये लिपिड बायलेयर है। ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें पता है कि वो कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं, यानी उसमें क्या होता है, एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। तो जो हमारा ये पोलर हेड होता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसलिए इसका फेस जो होता है वाटर की तरफ होता है। और जो हमारी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो जो इसका फेस होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या है कि सेल को कवर करना है, तो वाटर से जो है वो कांटेक्ट उसका रहेगा ही। तो अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऐसे किस तरीके से अरेंज हो जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सही से कांटेक्ट में ना आए हाइड्रोफोबिक वाली टेल की। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बायलेयर में अरेंज हो जाते हैं, जिसमें कि जो पोलर हेड होता है वो तो बाहर की तरफ रहता है, तो वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, और जो टेल होती है वो अंदर की तरफ आ जाती हैं, जिससे कि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। इसलिए यहाँ पे एक बायलेयर बन जाती है और इसी को हम फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि एम्बेडेड रहती हैं। दो तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, मैंने ऑलरेडी इस बारे में बात की कि दो तरीके की प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ होती हैं। और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो पूरी तरीके से एम्बेडेड होती है। हो सकता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है उसमें एम्बेडेड हो, या फिर हो सकता है वो पूरी तरीके से एम्बेडेड हो और वो दोनों सरफेस में हमें नज़र आ रही हो, एक बाहर की तरफ भी और एक साइटोप्लाज्म की तरफ भी। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है कई बार ये जो है हेल्प करती हैं हमारे ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स के अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ये बाहर की तरफ ही होती हैं और ये सॉल्युबल होती हैं, तो ये आसानी से डिटैच हो जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो एम्बेडेड होती है इसके अंदर, तो इसलिए वो
इंसॉल्युबल होती है और वो आसानी से डिटैच नहीं हो सकती, मतलब डिटैच होती ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं, इस तरीके से होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर ये बनी हुई होती है और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं जो दो तरीके की हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल, और कुछ ग्लाइकोलिपिड्स ओलिगोसेकेराइड्स वगैरह भी इसके सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये है हमारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों होती है एक सेल में, तो अगर हम बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और नॉर्मल भी अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सेल के लिए। अगर वो नहीं होगी तो सेल भी नहीं होगा अल्टीमेटली। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, यानी कि वो जो सेल है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। बाकी हम अगर फंक्शंस की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर से सेल के अंदर की तरफ आते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है फॉर दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड डीएनए, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। साथ साथ में कई बार जो मेम्ब्रेन होती है वो मीजोजोम बनाती है, वो इनवेजिनेट हो जाती है और वो मीजोजोम बनाती है, जो कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए एक साइट होती है मीजोजोम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। इसके अलावा ये परमेबिलिटी बैरियर बनाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटर इन्वायरमेंट से सेल को अलग करती है। तो एक परमेबिलिटी का बैरियर होता है, इसलिए जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं परमिशन के बिना, यानी जब ज़रूरत होगी सेल को तब तो कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि फ्रीली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से बाहर आ सके, बाहर से अंदर आ सकें, ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से जो सेल है वो बना रहता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो परमेबिलिटी बैरियर प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे कि कोई भी जो मटेरियल है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ सकता है जब तक कि सेल को इस चीज़ की ज़रूरत ना हो। और इसीलिए जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव एंट्री करा सकती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। अगर सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सेल के अंदर आ भी सकता है, पर वो सेल की नीड के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे नहीं कि फ्रीली सेल से कोई चीज़ बाहर चली जाए या अंदर आ जाए। तो सेलेक्टिव एंट्री होती है क्योंकि सब्सटेंसेस की, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम भी होते हैं कुछ जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे में आगे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, जो भी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो ये स्ट्रक्चर है और फंक्शन है हमारी बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।